सेक्शन 89 का एक रिबेट होता है, दैट इज कॉल्ड अरियर सैलरी का रिबेट। ये रिबेट क्या बोलता है पता है कि अगर मान लो कोई पुराना तुम्हारा अरियर सैलरी इस बार मिला, अभी मिला, तो अभी टैक्सेबल होता है। तो अभी एक बार टैक्सेबल होता है, तो एक बात बताओ, अभी टैक्सेबल होगा तो इस साल का स्लैब से रेट से आपका टैक्स बढ़ जाएगा। तो इसमें एक रिबेट मिलता है। ये रिबेट क्या बोलता है, आप एक काम करो कि करंट ईयर की जो सैलरी है ना, उसमें पुरानी अरियर सैलरी को ऐड करके टैक्स निकालो और उसमें से लेस करो करंट ईयर की जो सैलरी है, अरियर सैलरी को हटा के जो टैक्स कैलकुलेट करके लेस कर दो। तो ए माइनस बी कर दो। तो ए क्या, करंट ईयर की सैलरी प्लस अरियर सैलरी पुरानी है उसको ऐड करके उस पर टैक्स निकालो। उसके बाद करंट ईयर की अरियर सैलरी को हटाओ और करंट ईयर की सैलरी पे टैक्स निकालो। पहले वैसे दूसरा टैक्स लेस कर दो, जो भी आएगा। एंड एक काम करो, अरियर सैलरी जिस ईयर की है ना, उस ईयर की जो सैलरी थी, उस ईयर की सैलरी में अरियर सैलरी ऐड करके टैक्स निकालो और उस ईयर की सैलरी विदाउट अरियर सैलरी टैक्स निकालो, वो लेस कर दो। मींस यहां सी में लेस कर दो और जो भी बचेगा, और अभी पहले वाले में जो आया था और दूसरे वाले दोनों का जो डिफरेंस है उतना आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 89। क्या बोला देखो, करंट ईयर की सैलरी इंक्लूडिंग अरियर सैलरी को ऐड करके टैक्स निकालो, करंट ईयर की सैलरी एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी टैक्स निकालो, ए माइनस बी कर दो। जिस ईयर की अरियर सैलरी है उस ईयर का टैक्स इंक्लूडिंग अरियर सैलरी और उसमें से उस साल का टैक्स एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस इस डिफरेंस में से लेस कर दो, वो आपको रिबेट मिल जाएगा। नेक्स्ट यहां पे एक जो रूल दे रखा है कोई काम का नहीं, परक्यूजिट आपका जो ईसॉप वाला। एक बात समझना यहां पे, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, मैंने वहां पे बोलते टाइम आपको ये बोला था कि ईसॉप टैक्सेबल उस ईयर में होता है जिस ईयर में आपको ऑप्शन एक्सरसाइज होता है। ऐसा नहीं है, ईसॉप आपके लिए टैक्सेबल उस ईयर में होगा जिस ईयर में आपको शेयर अलॉट होते हैं। जिस ईयर में शेयर आपको अलॉट होते हैं ना, उस ईयर में टैक्सेबल होता है। और ईसॉप सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। और जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी, फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी डेट की लेते हैं, जिस दिन आपका ऑप्शन एक्सरसाइज होता है। तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जितना भी आपका इशू प्राइस है, ये डिफरेंस है, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। लेकिन सर फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का कैसे, तो फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालने का समझने की कोशिश करना कि अगर मान लो जो शेयर है वो लिस्टेड शेयर है, जो शेयर है वो लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर है तो उस केस में आप एक काम करिए, एवरेज ले लीजिए ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का, कि शेयर उस दिन कितने पे खुला था और कितने पे एंड हुआ था, कितने पे क्लोज हुआ था, उसका आप एवरेज प्राइस ले लीजिए, वो आपका फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, उस दिन अगर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, उस दिन अगर कोई भी ट्रेडिंग है वो नहीं हुई है करके, ठीक है, तो आप एक काम करिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस क्या था। यहां पे देखो क्लोजिंग प्राइस, देखो नॉर्मली लिस्टेड शेयर है तो उस केस में आप एक काम करिए, जिस डेट को ऑप्शन एक्सरसाइज किया ना, उस दिन ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज ले लीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज ले लीजिए। बट मान लो उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई है तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस क्या था वो आप ले लीजिए, वो फेयर मार्केट वैल्यू होगा। लेकिन अगर शेयर मान लो एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जैसे बीएससी एनएससी में ज्यादा दो या दो से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उस केस में आप एक काम करिए, जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ था ना, वहां का डेटा लेना है। मींस जिस स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए थे, ज्यादा वॉल्यूम हुए थे, वहां का आपको डेटा लेना है करके, ठीक है। उसके बाद में एक चीज समझना,